सो आज हम एक एनवायरनमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2022। ये एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है और आई थिंक नोट्स थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बट आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आई होप ये आप लोग क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसको छोटे छोटे बना दिया है और मैं इसको इम्प्रूव करूँगा आगे जाके। रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2022। अब इस रिपोर्ट को सबसे पहला क्वेश्चन कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है, तो रिलीज़ यूनाइटेड नेशन ने किया है। ओके, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं जो भी आपको लाइन पढ़ाऊँगा ना, मैं एक हाईलाइटर से आपको हाईलाइट कर दूँगा कि मैं इस पॉइंट पे हूँ, इस लाइन पे। ओके, तो आप वहाँ ध्यान दे देना जहाँ पे ये हाईलाइट होगा। तो डिस्कस कर रहे थे हम इसके ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2022। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है, तो यूनाइटेड नेशन ने इसको रिलीज़ किया है। 1 मिनट। हाँ, इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन रिलीज़ किया है और कोलैबोरेशन किसके साथ, तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये दो बॉडी ने मिलके इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। ओके, और ये जो रिपोर्ट है ये हर 4 साल में आता है। ये जो रिपोर्ट है ना, ये हर 4 साल में आता है। ओके, इस रिपोर्ट में है क्या, हम इस रिपोर्ट में क्या पढ़ेंगे। तो रिपोर्ट में ये दिया गया है कि हमारे जो ओजोन लेयर है ना, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उसमें होल हुआ था एंटार्क्टिका के ऊपर। ठीक है, तो वो ओजोन लेयर अब रिकवरी हो चुका है, मतलब अब धीरे धीरे रिकवर हो चुका है और वो एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है। तो उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो उसमें अभी ये बताया जो 2022 है, 2022 में अभी जो वहाँ पे कंडीशन है, सिचुएशन है, वो इस समय 1980 के पहले जो हुआ करता था ना, वैसा हो चुका है। इट मीन्स कि 1980 के पहले उस एंटार्क्टिका के स्ट्रेटोस्फियर पे जैसा कंडीशन था, अच्छा ही होगा, वैसा कंडीशन धीरे धीरे वो हील कर रहा है, मतलब वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। हुआ क्या था इशू उस चीज़ को लेके, तो वहाँ पे एक्चुअली ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंस है वो वहाँ पे जाके वहाँ होल कर दिया था। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में। अब स्ट्रेटोस्फियर में कहाँ पे, तो ये एक आप डायग्राम देखिए जहाँ सन दिख रहा है और स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर है। तो इसमें आप देखिए ये हमारा अर्थ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा अर्थ है। ओके, और ये हमारा अर्थ से यहाँ तक 18 to 20 किलोमीटर, हम अपने अर्थ से जब 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो उस बीच के लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर लेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। और उस ट्रोपोस्फियर से वापस से 15 से 20 किलोमीटर अगर और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आता है स्ट्रेटोस्फियर। ओके, तो अब स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में ध्यान देना, स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में, ये स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में एक ओजोन लेयर है। ठीक है, एक ओजोन लेयर है, और एक ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट में एक ओजोन लेयर है। यहाँ दो ओजोन लेयर है। तो जो स्ट्रेटोस्फियर के जो अपर पार्ट में है, लोअर पार्ट में जो ओजोन लेयर है, उसमें क्या है कि उसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। ये गुड ओजोन, क्योंकि ये नेचर का प्रोवाइड किया हुआ ओजोन लेयर है। ठीक है, गुड ओजोन इसको नेचर ने प्रोवाइड किया है। और ये जो ट्रोपोस्फियर का अपर लेयर है ये है बैड ओजोन, जिसको कि हमने बनाया है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन, मैन, इनकी वजह से, हमारे वजह से जो ओजोन लेयर बना है, जो कि अच्छा नहीं है। अब होता क्या है, ये जो ओजोन लेयर है ना, इसी में होल हुआ है। तो एंटार्क्टिका के ऊपर जो होल बता रहा है ना, वो स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पोर्शन में जो ओजोन है ना, उसी में होल हुआ है, ओजोन होल। ओके, अब सन से हमारे पास जो रेस आता है वो 3 रेस आता है, UVA, UVB, UVC। ठीक है, अब ये जो UVA आता है ये तो पूरा पास हो जाता है। जो UVB आता है वो 95% रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, 95% रिफ्लेक्ट हो जाता है, 5% अर्थ पे आता है। और जो UVC आता है वो पूरा ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब ये बेनिफिट इसलिए है क्योंकि जो अल्ट्रावायलेंट बी और अल्ट्रावायलेंट सी, ये जो यूवी रेडिएशन है ना, ये बी और सी, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। स्किन कैंसर डिसीज, ठीक है, ये स्किन कैंसर डिसीज, तो ये सही नहीं है हमारे लिए। तो इसके लिए ओजोन लेयर में अगर होल हो जाएगा तो ये अल्ट्रावायलेंट बी और अल्ट्रावायलेंट सी ये दोनों पास हो जाएंगे और ये हमारे लिए मतलब एक इशू खड़ा कर सकता है। तो इसके लिए हमने ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मतलब इनिशिएटिव किए। अब उसमें से सबसे बेस्ट, सबसे मतलब इफेक्टिव जो इनिशिएटिव था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो अगर जैसे बात आए कि ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2022 जो आया था, जिसको यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ किया था, तो वो किसके बारे में डिस्कस करता है? तो ओजोन लेयर का रिकवरी। अब उस ओजोन लेयर की रिकवरी के लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव कौन सा था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम हमने जो इसको एफर्ट दिया था इस ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए, तो फर्स्ट हमारा एफर्ट था वियना कन्वेंशन। ठीक है, वियना कन्वेंशन ये हमारा पहला एफर्ट था। वियना एक प्लेस है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना कन्वेंशन था हमारा पहला। अब ये 1985 में आता है, लेकिन फोर्स में कब आता है? 1988 में। एक होता है लाना और एक होता है रेटिफाई करके फोर्स में लाना। तो 1988 में इसको कंट्री ने रेटिफाई करके फोर्स में ला दिया था, लागू हो चुका था। अब ये एक टाइप का कन्वेंशन है। कन्वेंशन है तो सिंपली नॉन लीगल बाइंडिंग, ये लीगल बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, अब इसका जो COP है वो हर 3 साल में एक बार होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो इसका COP है ना, ये इसका हर 3 साल में एक बार होता है। इसका टारगेट क्या था? टू रिड्यूस क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब। ठीक है, हेलोकार्बन्स। क्यों? ये सब जो गैसेस है ये सब रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं, जहाँ कूलिंग इंडस्ट्री होता है ना, वहाँ पे ये सब यूज़ करते हैं। तो ये रिड्यूस करने के लिए हमने वियना कन्वेंशन लाया था। अब ये कन्वेंशन था तो उतना इफेक्टिव था नहीं, लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं, नॉट लीगली बाइंडिंग है ना, इसके लिए उतना इफेक्ट पड़ा नहीं। तो हम आगे गए। आगे कहाँ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी ध्यान देना, ये ODS के लिए था। ये जो हमारा वियना कन्वेंशन है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये दोनों ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस के लिए था। ठीक है, ओके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आता है? तो 1989 में। ठीक है, 1989 में। इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया था? तो इंडिया ने इसको 1992 में रेटिफाई किया था। ये ध्यान देना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब था? 1989। और इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया था? 1992 में। अब ये प्रोटोकॉल है, इट मीन्स ये लीगली बाइंडिंग होगा। ठीक है, प्रोटोकॉल है तो लीगली बाइंडिंग होगा। अगर अब लीगली बाइंडिंग है तो लोगों का एफर्ट भी उतना ज़्यादा रहेगा। इसको क्यों लाया गया था? हमने वियना कन्वेंशन में क्या पढ़ा था? हमें क्या रिड्यूस करना है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हमें रिड्यूस करना था। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया? ब्रोमीन, क्लोरीन, ये हाइड्रोकार्बन है, ये रिड्यूस किया। लेकिन इसके बदले हमने इसको तो हटा दिया, लेकिन इसको रिप्लेस करके हमने लाया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किसके जगह पे? ब्रोमीन और क्लोरीन की जगह पे। अब कूलिंग इंडस्ट्री में इसको रिप्लेस करेंगे तो किसी न किसी को तो यूज़ करना पड़ेगा ना, तो हमने लाया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओके, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आगे जाके ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट देगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है? अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तब अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वियना कन्वेंशन क्यों हमने पढ़ा? ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों पढ़ा? ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। अब आगे आता है किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, ये किगाली एग्रीमेंट ये क्यों आता है? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए आता है। ध्यान देना, वियना कन्वेंशन, उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और फिर आता है किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, वियना कन्वेंशन क्यों आता है? ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों आता है? ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस। किगाली एग्रीमेंट क्यों आता है? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब ये किगाली एक प्लेस है, कहाँ पे? रवांडा में, ये कैपिटल है रवांडा का। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ था, तो इसको 2016 में रेटिफाई कर लिया गया था। ठीक है, 2016 में रेटिफाई कर लिया गया था। और ये आया कब था? तो 28 COP के थ्रू आया था। जो COP होता है हमारा, 28 COP के थ्रू आया था। और इसने क्या किया? टू रिमूव दी HFC बाय 2048। ठीक है, तो इसको क्या, इसका टारगेट क्या था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जो रिप्लेस करके आया था ब्रोमीन की जगह पे, अब हमें उसको रिड्यूस करना है। क्यों? वो क्या कर रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे तो क्या हो रहा है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इस किगाली एग्रीमेंट को यूजफुल में लाने के लिए 3 ग्रुप में बांट दिया गया था। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। जो ग्रुप 1 था इसमें USA था, डेवलप कंट्री। जो ग्रुप 2 था उसमें चाइना, डेवलपिंग कंट्री। और ग्रुप 3 था वो भी डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे था डेवलपिंग के। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रुप 3 है हमारा इंडिया का, इंडिया ग्रुप 3 में। ठीक है, अब इंडिया है ग्रुप 3 में। टारगेट क्या था इन ग्रुप 3 का कंट्री का?
तो हमारा बेस ईयर था, ध्यान रखना बेस ईयर है 2024 से 2026, ठीक है। हमारा बेस ईयर क्या है 2024 से 2026। और हमें इसको फॉलो कब करना है, हमें किगाली एग्रीमेंट को स्टार्ट कब से करना है, तो 2028 से 2047 तक हमें इसको स्टार्ट कर देना है, मतलब ठीक है। और 2047 के एंड पे आते आते हमें इस बेस ईयर, ये जो बेस ईयर हमारा कितना है 2024 से 2026, इसमें हमने जितना भी इंक्रीज़ किया रहेगा ग्रीन हाउस गैसेस को, उसका 85% हमें कम करना है, ठीक है। बेस ईयर हमें इसीलिए दिया गया था कि आपका बेस ईयर जो है इसके हिसाब से आपको 2047 में 85% कम करना है, ठीक है, बेस ईयर को लेके। तो ये हमें टारगेट दिया गया था। ये था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट, वियना कन्वेंशन। अब इसमें दो टर्म है, एक तो है, एक मिनट, हाँ, एक है हमारा स्ट्रेटोस्फियरिक एरोसोल इंजेक्शन। ये एक टाइप का इनिशिएटिव नहीं, मतलब आप समझ लो एक टाइप का इनिशिएटिव है। इसमें हम क्या करते हैं कि एयर में हम एरोसोल को स्प्रेड करते हैं, ये एरोसोल्स है। ध्यान देना, ये जो एरोसोल्स है ना, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, गैशियस नहीं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सॉलिड पार्टिकल्स से तो क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे सरफेस, ठीक है, क्या प्रोवाइड करेंगे, सरफेस। अब जब सरफेस प्रोवाइड करेंगे तो जो सन का रेस है ये आएगा और रिफ्लेक्ट होगा, जिससे हमारा ग्रीन हाउस गैसेस उतना इंक्रीज नहीं होगा, अर्थ का टेम्परेचर उतना इंक्रीज नहीं होगा। तो एरोसेल एक टाइप का मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो टू रिड्यूस दी ग्लोबल टेम्परेचर, एरोसोल्स। सेकेंड टर्म है हमारा पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अब ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलार है, तो पोलार मीन्स ये पोल पे होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ओके। स्ट्रेटोस्फियर है, इट मीन्स ये कौन से लेयर में होगा, ट्रोपोस्फियर की स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर के लेयर में होगा, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेटोस्फियर के लेयर में होता है। और ये क्लाउड है, इसको हम एक और नाम है नेक्रेस क्लाउड, ठीक है। कभी पूछ दिया नेक्रेस क्लाउड क्या है, तो पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड, ओके। ये आते कब है, तो डूरिंग विंटर, ओके, डूरिंग विंटर इन स्ट्रेटोस्फियर। जब ज़्यादा ठंड पड़ता है ना, इतना ठंड कि यहाँ का टेम्परेचर इतना लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है कि जो स्ट्रेटोस्फियर में जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट रहता है ना, वो मॉइस्चर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। और आइस क्या है, सॉलिड पार्टिकल। और जब सॉलिड पार्टिकल आ जाएगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर सेटलिंग ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस। ये जो इसके अंदर मॉइस्चर है ना, ये जब मॉइस्चर कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस इतना लो टेम्परेचर होता है कि ये आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, सरफेस। और इसी सरफेस पे जितने भी ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस है ना, वो सब आके धीरे धीरे सेटल होंगे, और इसी से क्रिएट होता है ओजोन होल, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ओके। ये था ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट। अगर इसमें कुछ इशू है, आई थिंक कोई पॉइंट अगर मिस हो गया है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। और मेरे वॉइस में अगर प्रॉपर कुछ वॉइस का इशू है या कोई टॉपिक प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दीजिए, आई विल इम्प्रूव, ओके।